मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अत्री एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में आप स्टडी करेंगे कक्षा 8 के विज्ञान विषय का दूसरा पाठ सूक्ष्म जीव हमारे मित्र एवं शत्रु। और यह वीडियो जो है ये सूक्ष्म जीव हमारे मित्र एवं शत्रु का सेकंड पार्ट है, पार्ट 2। तो इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम बिल्कुल ब्रीफ जो पहले पार्ट फर्स्ट में जो हमने पढ़ा उसके बारे में बता देते हैं। हमने बताया कि जिन जीवों को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं, और ये मुख्यतः 4 वर्गों में बांटे गए हैं: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। अतिरिक्त इनके एक अन्य संरचना है, सूक्ष्म संरचना, जिसको हम विषाणु या वायरस भी कहते हैं। ये जो सूक्ष्म जीव हैं इनकी विभिन्न जो गुण धर्म हैं उनका अध्ययन हमने किया, और साथ साथ में हमने देखा कि ये अनेक प्रकार से हमारे लिए लाभदायक हैं। ये किस प्रकार से हमारे लाभदायक हैं एक बार बिल्कुल ब्रीफ में मैं फिर एक बार दोहरा देता हूँ। लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु दूध को दही में बदलता है। दूसरा जो यीस्ट नाम का कवक है वो बेकरी उद्योग में और शराब उद्योग में किण्वन प्रक्रिया के द्वारा ब्रेड आदि बनाने में या शराब आदि बनाने में उपयोग किया जाता है। पेनिसिलिन नाम का जो कवक है वो पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक दवा बनाने में काम आता है। राइजोबियम नाम का जीवाणु जो है वो फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। और बहुत सारे जीवाणु और कवक जो हैं वो पर्यावरण की शुद्धि में प्राकृतिक अपघटकों का कार्य करते हैं, यानी सड़े गले मरे जो जैविक पदार्थ हैं उनको सड़ा गला करके खाद में परिवर्तित करते हैं, जो पौधों के लिए बड़े लाभदायक और उपयोगी होते हैं। इसके अतिरिक्त जो पिछले वीडियो में नहीं बता पाया था, ये कुछ और हैं अन्य। क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनियम नाम का एक जीवाणु पाया जाता है जिसका उपयोग हम विटामिन B12, विटामिन बी अलग अलग प्रकार का आता है, विटामिन B2, B4, B6 और B12, तो इसका उपयोग विटामिन B12 बनाने के लिए किया जाता है। अतिरिक्त इसके एक क्लोरेला नाम का शैवाल होता है जो खाने में इस्तेमाल होता है और जो प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। इसके अतिरिक्त जो चमड़े के कारखाने होते हैं उनमें जो चमड़े की यानी लेदर की जो टैनिंग करते हैं उसमें बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनका उपयोग अनुसंधान में किया जाता है, जैसे इकोली बैक्टीरिया है जो आनुवंशिकी विज्ञान है, जिसमें मतलब हम जो या माइक्रोबायोलॉजी है कि किसी भी जैसे दवाओं का बनाना उसका क्या असर रहेगा उसका अध्ययन करने के लिए आनुवंशिक कार्यों में भी कुछ जीवाणु का इस्तेमाल किया जाता है। अतिरिक्त इसके जो हमारी आंतें होती हैं, मानव आंतों के में भी कुछ इस तरह के बैक्टीरिया यानी जीवाणु पाए जाते हैं जो पाचन में मदद करते हैं, और वो हमारे शरीर में आंतों के भीतर विटामिन बी छोड़ते हैं, और इसी के कारण से हमारी आंत जो है ना, जो अवशोषण की जो ये विटामिन बी का हमारे आंतों में बढ़ना, ये अवशोषण की क्रिया को प्रेरित करता है। तो ये थे हमारे पिछले वीडियो के अंश। चल अपने विषय इस में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम स्टडी करेंगे कि वीडियो के इस चरण में सूक्ष्म जीव हमारे लिए शत्रुवत भी होते हैं, अर्थात जहाँ ये लाभ पहुँचाने वाले थे यहीं हम कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवों का अध्ययन भी करेंगे जो हमारे को नुकसान भी पहुँचाते हैं, और वो जो हमें नुकसान पहुँचाते हैं उन्हें हम शत्रु कहते हैं। तो इसी संज्ञा से, इसी परिभाषा से सबसे पहले हम बात करते हैं। जो पहला नियम मेन से होती है वो ये कि कई सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं क्योंकि वो कई रोगाणु हैं, ऐसे रोगाणु हैं जो पौधों, जानवरों और मनुष्यों में कई प्रकार की बीमारियों का कारण बनते हैं। ऐसे रोग पैदा करने वाले जीवाणु या रोगाणुओं को पैथोजन या रोगजनक सूक्ष्म जीव भी कहता है। यानी शत्रुवत व्यवहार की अगर हम बात करते हैं सूक्ष्म जीवों का, सबसे पहला शत्रुवत व्यवहार यह है कि कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो मनुष्यों में, जंतुओं में और पेड़ पौधों में ये रोग पैदा करते हैं। क्योंकि ये रोग पैदा करते हैं तो इन सूक्ष्म जीवों को हम रोगजनक सूक्ष्म जीव या रोगाणु या पैथोजन कहते हैं। दूसरा जो हानि हमें सूक्ष्म जीवों से होती है वह यह है कि जो सूक्ष्म जीव हैं ये हमारे भोजन, कपड़े और चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। बहुत सारी हमारी वस्तुएं हैं जो खराब हो जाती हैं और उपयोग के लायक नहीं रहती हैं। तीसरा यह होता है कि जैसे आपने देखा है कि दूध को खट्टा कर देती हैं। दूध को अगर दही में बदलते हैं तो लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु है, ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है, लाभदायक क्रिया है।
लेकिन कभी कभी होता है, जैसे आपने गर्मियों के दिनों में देखा, आप दूध को गर्म करना भूल गए, उसमें जीवाणु की वृद्धि होगी और जीवाणु वृद्धि करते हैं तो अमल बनाते हैं और उस अमल की वजह से दूध फट जाएगा, दूध खट्टा हो जाएगा। आप उसको देखोगे तो उसकी गंध भी बदल जाएगी, उसमें से एक खट्टी सी गंध दिखाई देती है और इसको दूध का खट्टा ना बोलते हैं, यानी हमारा दूध खराब हो गया। और तीसरा जो नुकसान है, जो स्रोत व्यवहार है जीवाणु का, वो ये है कि ये हमारे भोजन में उत्पन्न होने जो कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं और ऐसा भोजन खाने से हमें मतलब रोग हो सकते हैं, उल्टी दस्त लग सकते हैं या हमारी मृत्यु हो सकती है। यानी कभी कभी हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं वो भोजन को विषैला बना देते हैं, भोजन में विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं और विषैले पदार्थ बनाने का, भोजन को विषाक्त बनाने की इस क्रिया को खाद्य विषाक्तता कहते हैं। अर्थात एक सरल शब्दों में हम कहें तो जो सूक्ष्म जीव हैं वो खाद्य विषाक्तता का कारण हैं, यानी खाने की वस्तुओं में विष पैदा करना। अभी हमने एक शब्द पढ़ा रोगाणु, तो चलिए हम उसी क्षेत्र में आगे बात करते हैं कि रोग क्या है। हमें जो पहला हमने इसका स्रोत व्यवहार बताया कि ये रोग पैदा करते हैं। रोग क्या है? रोग एक वह अवस्था जिसमें शारीरिक और मानसिक व्याधि उत्पन्न होती है, जिसमें जीवों के विभिन्न जो प्रणालियां हैं वो सुचारू रूप से कार्य नहीं करती। जैसे अगर कुछ जीवाणुओं का जो प्रभाव है वह आंतों पे हुआ तो पाचन प्रणाली जो है वो अच्छे से काम नहीं करेगी। और अगर आज के दिन हम अगर बात करते हैं, जो प्रसिद्ध महामारी है सांसारिक रूप में वैश्विक कोरोना महामारी, ये कोरोना जो है ये श्वसन तंत्र पे कार्य करता है। श्वसन तंत्र पर जब कोरोना प्रवेश करता है तो ये क्या है, धीरे धीरे फेफड़ों को ये चौक कर देता है और सांस लेने में दिक्कत आती है और इस तरह से आदमी दम घुटने से तड़पते हुए मर जाता है। तो रोग व्याधि, रोग क्या है, अवस्थाएं हैं जिसमें किसी भी जो रोगी होता है उसके या रोगी जीव की, प्रभावित जीव की जो विभिन्न प्रकार की प्रणालियां हैं वो सुचारू रूप से कार्य नहीं करती। अगर हम बात करते हैं रोगों की, रोग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक संचारी रोग जिसे हम संक्रामक रोग भी कहते हैं और दूसरा गैर संचारी रोग या असंक्रामक रोग। संचारी या संक्रामक रोग वे होते हैं जो एक स्वस्थ व्यक्ति को अस्वस्थ व्यक्ति से मतलब प्राप्त होते हैं। यानी ये अगर रोगी, ये वे रोग हैं जो रोगी से स्वस्थ व्यक्ति तक फैल जाते हैं, यानी ये संचार करते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं संचारी रोग वे रोग हैं जो एक रोगी व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित हो सकते हैं, जैसे फ्लू, सर्दी, एड्स और कोरोना। कोरोना तो बहुत घातक है। अगली हम बात करते हैं गैर संचारी रोग या असंक्रामक रोग। रोगी से स्वस्थ व्यक्ति तक नहीं फैलने वाले रोगों को गैर संचारी रोग कहा जाता है। यानी गैर संचारी, जो संचार ना कर सकें, संचार मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। यह हम यह कह सकते हैं कि संचारी रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से जो रोगी है दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं हो सकते, स्वस्थ व्यक्ति में नहीं जाएंगे। जैसे यदि किसी को फेफड़े का कैंसर है या जिगर का कैंसर है या तो वो कैंसर उसी तक सीमित रहेगा, वह दूसरे व्यक्ति को जो उसके संपर्क में है या किसी भी जीव में यह नहीं जाएगा। तो इस प्रकार रोग दो प्रकार के हैं, संचारी रोग यानी संक्रामक और गैर संचारी असंक्रामक रोग। रोग जनक यानी जो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में रोग पैदा करते हैं उन्हें रोगाणु, रोग जनक या माइक्रोब्स कहते हैं। ये हमारे शरीर में प्रवेश कैसे करते हैं? रोगजनक सांस लेते समय वायु की, जो हम वायु लेते हैं श्वास के द्वारा भीतर लेके जाते हैं, उस वायु में उपस्थित हो सकते हैं। जो पानी हम पीते हैं, पानी के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। या जो भोजन हम खाते हैं उसमें ये रोग कारक जीवाणु हो सकते हैं, तो दूषित भोजन खाने से भी हमारे को संक्रमण हो सकता है। या सीधा हम किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ जाएं, ऐसा भी हो सकता है। और यानी देखिए, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा या सीधा शारीरिक संपर्क के द्वारा। अतिरिक्त इसके एक और होता है वाहक के द्वारा। वाहक किसे कहते हैं? जैसे रोगाणु जो जहाँ है वह रोगाणु वहाँ से किसी स्वस्थ व्यक्ति तक चला जाएगा किसी एक वाहक के द्वारा। वाहक यानी एक ऐसा स्रोत होता है जो रोग कारक जीवाणुओं को अपने ऊपर अपने साथ ले जा कर के उनको फैलने में उनकी मदद करता है, यानी एक माध्यम का कार्य करता है। जिस प्रकार जैसे मक्खी,
मच्छर। अगर हम बात करते हैं जैसे मक्खी है, मक्खी क्या करेगी, रोगी के मलमूत्र पर बैठेगी और रोगी के मलमूत्र में जो रोगाणु हैं उन वे रोगाणु उसके पैरों पर, पंखों पर चिपक जाएंगे और यही मक्खी जब हमारे बिना ढके हुए खाने पर, भोजन पर बैठती है तो वहाँ पर रोगाणुओं को छोड़ जाती है। यानी ये एक वाहक है। वाहक क्या आता है, वाहक कोई जीव होता है जो किसी प्रकार से रोगाणुओं को फैलने में मदद करता है। तो रोगाणुओं को इस प्रकार से मैंने बताया, निम्न के 5 माध्यम हो गए हमारे तक फैलने के: भोजन, वायु के द्वारा, भोजन, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा, सीधे संपर्क में या वाहक के द्वारा। और ये केवल संक्रामक रोग ही हैं जो इस तरह से फैलते हैं। सूक्ष्म जीवों के प्रसार से कैसे बचें? हम सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों से बच सकते हैं। हमें कुछ सावधानियों की आवश्यकता होती है। ये हमें खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद और टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद हाथ को धोना चाहिए, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। आपके हाथों पर अनेक प्रकार के रोगाणु हो सकते हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म होते हैं इसलिए हमें दिखाई देते नहीं। तो जब भी आप खाना खाएं, खाना खाने से पहले, क्योंकि खाने का संपर्क क्या है, हाथों के माध्यम से आपके खाना आपके शरीर के भीतर जा रहा है। अगर आपके हाथों पे रोगाणु हैं तो वो भोजन के द्वारा होते हुए आपके आहार नाल में और आपके शरीर के भीतर प्रवेश है। इसलिए जब भी आप खाना खाएं तो साबुन से अच्छी तरह से हाथों को धोएं, जिससे हाथों पे लगे हुए रोगाणु जो है वो नष्ट हो जाएंगे। खाना खाने के बाद भी हाथों को अच्छे से धोएं। अगर आप टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं तो मल के द्वारा जो अनेक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में होते हैं और मल अनेक जीवाणुओं का आवास होता है, तो वहाँ से आने के बाद भी हाथ धोएं। खांसते समय, छींकते समय अपने मुंह को ढक लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ये कोरोना को फैलने से बचने के भी उपाय हैं। यदि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित अगर वो खांसता है तो वो क्या वायु में कुछ स्पाउट छोड़ता है, यानी बिल्कुल छोटी छोटी थूक की बूंदें, जिनके अंदर कोरोना नाम का, कोविड-19 नाम का विषाणु पाया जाता है जो बीमार करता है। तो खांसते छींकते समय मुंह को ढक के रखना चाहिए और बार बार हाथों को ठीक तरह से धोते रहना चाहिए। अगला है हमारा रोग जनकों के कारण रोग कैसे होते हैं, यानी जी ये रोगाणु हैं, ये रोग करते कैसे हैं। रोग जनक किसी भी स्रोत से जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो ये हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर गुणन करते हैं, यानी गुणन का मतलब वृद्धि करते हैं, जनन करते हैं। एक रोगाणु से 2 रोगाणु, 2 से 4, 4 से 8, और ये उतनी मात्रा में हो जाते हैं कि हमारे सारे शरीर की जो प्रणाली है उन प्रणालियों को प्रभावित करना शुरू कर देते हैं और इसके परिणाम स्वरूप हम रोगी हो जाते हैं, यानी रोग उत्पन्न हो जाता है। बात हम कर रहे थे वाहक की, जो बीच में आया था कि ये वाहक क्या होता है और ये किस प्रकार बीमारियों को फैलाता है। हम बात कर लेते हैं। वाहक वे जीव हैं जो स्वस्थ व्यक्ति के लिए रोग जनकों को ले जाते हैं। उदाहरण के लिए ले लेते हैं, जो मलेरिया रोग है वो एक प्रोटोजोआ जिसका नाम प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ से फैलने वाला रोग है, से होने वाला रोग है मलेरिया। ठीक है, इस रोग को मादा एनाफिलीज मच्छर जो है वो स्वस्थ व्यक्ति तक फैलाती है, क्योंकि मादा एनाफिलीज मच्छर के लार में जो ये प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ है ये चला जाता है। जब वो रोगी व्यक्ति, वह व्यक्ति जिसको मलेरिया उसको काटती है, तो उसके शरीर से खून चूसते समय मादा एनाफिलीज की लार में प्लाज्मोडियम चला जाता है। जब ये मादा एनाफिलीज मच्छर किसी ऐसे व्यक्ति को काटती है जो स्वस्थ है, तो उसका खून चूसते समय उसके खून में यह प्लाज्मोडियम को छोड़ देती है और ये प्लाज्मोडियम उसके शरीर में गुणन करता है, वृद्धि करता है और उससे भी मलेरिया हो जाता है। इस प्रकार से यह एक वाहक का कार्य करता है। और अन्य वाहक है एडिस मच्छर, जो एक बुखार है, दूसरा बुखार डेंगू एक वायरस के कारण से होता है। और एडिस मच्छर है, मादा एडिस मच्छर, यह डेंगू के बुखार के लिए एक वाहक का कार्य करती है। तो इसीलिए हमने देखा कि मच्छर जो है वो हमारे लिए रोगों को एक स्थान से एक रोगी से दूसरे रोगी तक, स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। तो मच्छरों को हमारे आसपास प्रवेश में रोकने के लिए हमें अपने आसपास साफ़ सफाई रखनी चाहिए और कभी भी कहीं भी पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि
मच्छर जो है वो पानी में ही प्रजनन करते हैं। अगर पानी नहीं होगा तो वो प्रजनन करने में असमर्थ हो जाएंगे। इसलिए अगर हमारे आसपास कहीं खड़े हैं हमें उनको भर देना चाहिए, उनमें पानी नहीं रखना चाहिए। कूलर आदि का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो उनको भी समय समय पर, और पानी की टंकी को भी हमें समय समय पर साफ़ करते रहना चाहिए, ताकि जिसमें अगर मच्छरों ने लार्वा दिया हुआ है और प्रजनन कर रहे हैं तो वो उन पर अंकुश लग सके। अगला है हमारा एक और उदाहरण है रेबीज कुत्ता। यानी कभी आपने देखा है कि कहते हैं कुत्ता पागल हो गया। कुत्तों में एक रोग होता है रेबीज, जिस कुत्ते में यह है रोग हो जाता है उसको रेबीज कुत्ता बोलते हैं, और वो जिस किसी भी व्यक्ति को काटता है उसे भी रेबीज नाम का रोग हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति जिसे रेबीज है वह है हाइड्रोफोबिया नाम का रोग से, यानी जो रेबीज एक तरह से है वो रोग है हाइड्रोफोबिया, यानी वो पानी सी चमक से डरता है। अगला है हमारा इसी क्रम में जो संचरणीय रोगों का मुख्य कारक कौन है? घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी बहुत बड़ा वाहक है। क्या तय है? वह जब रोगी के मलमूत्र या अन्य दूषित पदार्थों पर बैठती है तो रोगाणुओं को अपने शरीर पर चिपका लेती है, और जब ये मक्खियाँ बिना ढकी खाने पीने की वस्तुओं पर या हमारी उपयोग की अन्य वस्तुओं पर बैठती हैं तो रोगाणुओं को वहाँ पर छोड़ देती हैं, और इस प्रकार ये रोग का एक बहुत बड़ा घरेलू सामान्य वाहक हैं। इसलिए हमें साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अपने खाने पीने की वस्तुओं को ढककर रखना चाहिए। अगला आता है खाद्य विषाक्तता। खाद्य विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग किसे कहते हैं? जीवाणु और कवक ये दो ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो भोजन में वृद्धि करके उस भोजन को जहरीला बना देते हैं, उसमें कुछ जहरीले विषाक्त पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं। इसे खाद्य विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग कहते हैं। और यदि ऐसा भोजन खाया जाता है तो इससे गंभीर बीमारी या मृत्यु भी हो सकती है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, यह एक ब्रेड है जो खाने में इस्तेमाल की जाती है। इस ब्रेड पर जो ये दिखाए गए हैं ये क्या है? कवक। एक है ये जो हरे रंग की, ये सब क्या है? कवक। अगर इस ब्रेड का इस्तेमाल किया जाए, ये फूड पॉइजनिंग है, ये एक जहरीला पदार्थ है। अगर इसका उपभोग किया जाता है तो बीमारी हो सकती है। इस तरफ ये है अंगूर, अंगूरों को दिखाया गया है। ये देखिए अंगूरों पे ये एक तरह से फफूंद लगी हुई है। ये अगर कोई ये सोचे कि इसको धो करके साफ़ करके खा लिया जाए तो फिर भी क्या है, जो सूक्ष्म जीव पूरी तरह से साफ़ नहीं होते, इसके भीतर भी होते हैं, और इस प्रकार के पदार्थ खाने से क्या है? रोग हो जाते हैं। यानी सूक्ष्म जीवों के द्वारा भोजन में विष बना देना जिससे भोजन विषाक्त हो जाए, इसे खाद्य विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग कहते हैं। तो इससे बचने के उपाय क्या हैं? किस प्रकार हम इससे बच सकते हैं? खाद्य परिरक्षण के द्वारा खाद्य पदार्थों को प्रदूषित होने से बचाने का एक उपाय है। खाद्य परिरक्षण क्या है? इसको हम अंग्रेजी में फूड प्रिजर्वेशन भी बोलते हैं, यानी खाने को इसका अभिप्राय खाद्य परीक्षण का अर्थ होता है खाद्य पदार्थ या भोजन की जो पौष्टिकता और गुणवत्ता है उसको यथावत बनाए रखने की प्रक्रिया। यानी खाद्य पदार्थों और भोजन की पौष्टिकता या गुणवत्ता को यथावत बनाए रखने की प्रक्रिया को खाद्य परिरक्षण कहते हैं। और खाद्य परिरक्षण के विभिन्न उपाय हैं, और कुछ विशेष उपाय मैंने यहाँ लिखे हैं। पहला है शीतलन द्वारा, दूसरा है निर्जलीकरण, सॉरी ये गलती से यहाँ पे लिखा हुआ है निर्जर्मीकरण। निर्जर्मीकरण भी एक क्रिया है, मैं आपको आगे बताऊँगा। एक बार के लिए आप इसे निर्जलीकरण पढ़ें। मैंने इसे आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है निर्जलीकरण। तो मैंने अभी बात की थी खाद्य परिरक्षण, यानी भोजन के जो पौष्टिकता और गुणवत्ता को बनाए रखने की प्रक्रिया। तो इसके विभिन्न उपाय हैं। पहला शीतलन, दूसरा है निर्जलीकरण, तीसरा है पाश्चुरीकरण, चौथा है उबालकर, पाँचवा है रसायनों का उपयोग करके, और छठा है नमक, शक्कर, तेल या सिरके का उपयोग करके। इस निर्जमीकरण को भी हम पढ़ेंगे, ये भी एक उपयोगी विषय हमें मिल गया यहाँ पे बताने के लिए। चलिए हम बात करते हैं हम बात करते हैं वे कौन सी परिस्थितियाँ हैं जो सूक्ष्म जीवों को विकास में बढ़ावा देती हैं, यानी भोजन में सूक्ष्म जीव बनते हैं, पनपते हैं। निम्नलिखित परिस्थितियों में सूक्ष्म जीव वृद्धि करते हैं। पहली क्या है? उच्च नमी। उच्च नमी सामग्री वाले भोजन और सूक्ष्म जीवों से ग्रस्त होते हैं। यानी ऐसे, ये थोड़ी मिसप्रिंटिंग है, इसको ठीक कीजिएगा। यानी ऐसे भोजन जिनमें नमी की मात्रा अधिक होती है उनमें सूक्ष्म जीव अधिक वृद्धि करते हैं, और इस प्रकार के जो भोजन है वो अधिक जल्दी खराब हो जाते हैं। भोजन को कमरे के तापमान पर लंबे समय तक रखा जाता है जब फलों और सब्जियों की त्वचा क्षतिग्रस्त हो जाती है। अभी मैंने पीछे दिखाया था यहाँ पे, जैसे ये अंगूर है, ये देखिए
किस तरह से इनकी त्वचा क्षतिग्रस्त हो गई है। ठीक है, ऐसे ही कहता है कि जब फल और सब्जियों की त्वचा क्षतिग्रस्त हो जाती है, क्षतिग्रस्त त्वचा सूक्ष्म जीवों के लिए अधिक प्रवण है, यानी इसको खराब भी कर सकती है। यानी ये इस तरह के जो फल होते हैं ये अधिक अनुकूल परिस्थिति बनाते हैं सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए। कम नमक वाली सामग्री, कम चीनी वाली सामग्री ये या अधिक एसिड वाली सामग्री वाले भोजन में सूक्ष्म जीवों के होने का खतरा बढ़ जाता है। तो यानी सरलता, अगर सूक्ष्मता से बात करें, भोजन के अंदर नमी की अधिक मात्रा, नमक की कमी, चीनी की कमी और एसिड यानी वो अगर पदार्थ अम्लीय प्रकृति है तो वो शीघ्र खराब हो जाएंगे। खाद्य परिरक्षण, खाद्य परिरक्षण के उपाय हैं। सबसे पहला शीतलन, जो हमने किया था। शीतलन क्या है समझते हैं। शीतलन को हम रेफ्रिजरेशन भी बोलते हैं, यानी कम ताप पर खाद्य पदार्थों को रखने की विधि को शीतलन कहते हैं। शीतलन प्रक्रिया में तापमान कम होता है और कम तापमान पर सूक्ष्म जीवों की जैविक क्रिया की जो दर है वो अत्यधिक कम हो जाती है, जिससे उनकी वृद्धि नहीं हो पाती। जैसे कि हम अपने खाने पीने की वस्तुओं को अगर बाहर रखते हैं तो खराब होने की संभावना ज़्यादा होती है। यदि उन्हीं वस्तुओं को हम फ्रीज में रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर में, तो खाद्य पदार्थ जल्दी से खराब नहीं होंगे, क्योंकि कम तापमान पर। जिस प्रकार की एक प्रक्रिया है सूक्ष्म जीवों को गुणन करने के लिए, वृद्धि करने के लिए, जनन करने के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है। अगर उतना तापमान मिलता है तो वो वृद्धि करते हैं, जब ये वृद्धि करते हैं तो भोजन को खराब करेंगे। इसीलिए इन जीवों की वृद्धि पर रोक लगा दीजिए, तो इनको ठंडे इनको कम तापमान पर रखिए, इनका शीतलन कीजिए। जो आजकल के बड़े किसान हैं या व्यापारी हैं, वो अपने फलों को और सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए शीत गृहों का उपयोग करते हैं। शीत गृह यानी इसको कोल्ड स्टोर, यानी ये बड़ी बड़ी इमारतें होते हैं जिसमें बहुत बड़े आकार के रेफ्रिजरेटर यानी एसी लगे होते हैं, जिसको बोलते हैं एयर कंडीशनर, जो उस पूरी बिल्डिंग का, पूरी इमारत का तापमान बहुत कम रखते हैं, इतना कम कि सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर पाते। अगला जो हमारा दूसरा खाद्य परीक्षण का उपाय है वह है निर्जलीकरण। निर यानी से रहित, जल, निर्जल यानी जल से रहित, निर्जलीकरण यानी किसी चीज़ को जल से हीन करना। निर्जलीकरण का अर्थ है खाद्य पदार्थों में से पानी या नमी को हटाना। यह सूक्ष्म जीवों को बढ़ाने से रोकता है, क्योंकि वे पानी के बिना विकसित नहीं हो सकते। इसे सूरज का सूखना कहा जाता है, यानी कहावत है पुरानी, सूरज का सूखना। अर्थात यदि खाद्य पदार्थों में से अगर नमी को निकाल दिया जाए तो उसका निर्जलीकरण हो जाएगा और उसमें जीवाणु नहीं। देखिए, अगर आपने कभी देखा है, गांव में अक्सर दिखाता है कि कुछ लोग जो है अधिक लंबे समय तक खाद्य पदार्थ, जैसे कचरी है, कचरी, और जैसे हरा चने का साग होता है, हरे चने की पत्तियाँ या हरी मेथी के पत्ते होते हैं, तो हमारे जो बुज़ुर्ग होते थे गांव में वो क्या करते थे, इसको बाद में इस्तेमाल करने के लिए क्या करते थे, धूप में है ना, इनको धो करके साफ़ करके अच्छे से इनको धूप में सुखाते थे। धूप में सुखाते थे तो उनके अंदर जो है उनके पोषक तत्व जो है वो कुछ समय तक उसमें बने रहते थे, और नमी की मात्रा, उनमें जो नमी थी, उनमें जो जल था वो वाष्पीकृत हो जाने के कारण से उनमें नमी नहीं रहने के कारण से उसको लंबे समय तक हम संभाल कर रख पाते थे। इसलिए इस विधि को के लिए एक कहावत प्रचलित है, सूरज का सूखना, यानी कुछ खाद्य पदार्थों को भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए सूरज की रोशनी में सुखा कर रखा जाता है, निर्जलीकरण कर करके। अगला है हमारा पाश्चरीकरण। पाश्चरीकरण क्या है? एक विधि है। इस विधि में दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है और फिर एकदम एकाएक इसको ठंडा कर दिया जाता है और फिर इसको भंडारित कर देते हैं। यानी जब दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और मात्र 15 से 30 सेकंड तक गर्म रखा जाता है, फिर एकदम इसको ठंडा करते हैं, तो इस प्रक्रिया से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है और इस प्रक्रिया को पाश्चरीकरण कहते हैं। इन पाश्चरीकृत खाद्य पदार्थों को डिब्बों में भरने के बाद उनमें उपस्थित हवा को बाहर निकाल दिया जाता है। पाश्चरीकरण प्रक्रिया का उपयोग जहाँ होता है वहाँ होता है जहाँ पे भोजन को डब्बों में या थैलियों में बंद किया जाता है। जब उनको डब्बों या थैलियों में बंद किया जाता है तो उसमें से हवा को पैक करने के बाद उसमें से हवा को निकाल लिया जाता है, जिससे कि हवा के अभाव में ये सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर सकें। अगला है बढ़ा हुआ तापमान। आपने देखा है जैसे कि गर्मियों में मान लीजिए किसी के यहाँ अगर फ्रिज नहीं है तो वो क्या करे, वो क्या करता है, दूध को उबाल के रख देता है। अगर आप दूध को लेते हैं और जैसे ही आपने सुबह की भैंस या दूसरा दूध देने वाले पशु से दूध निकाला
या आपने बाज़ार से दूध लिया, वो दूध अगर आप गर्म करना भूल गए, गर्मियों के दिन हैं तो दूध खराब हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। यदि आप उसको अच्छे से उबाल देते हैं और फिर इसको खुली हवा में रख देते हैं तो संभावना बनी रहती है कि वो ख़राब नहीं होगा। जब हम उस तापमान पर किसी खाद्य पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसमें सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और बढ़े हुए तापमान का उनके जो एंजाइम होते हैं, जो सूक्ष्म जीव, वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे भोजन खराब नहीं होता है। अगला है कि कुछ प्राकृतिक परिरक्षक होते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो परिरक्षण का कार्य करते हैं, उनको हम परिरक्षक बोलते हैं। और कुछ खाद्य पदार्थ जो हैं वो प्राकृतिक रूप से परिरक्षक का कार्य करते हैं, जैसे नमक, चीनी, नींबू का रस या तेल आदि, या कुछ मसाले। देखिए, नमक खाने में इस्तेमाल होता है, चीनी खाने में इस्तेमाल होती है, खाद्य पदार्थ है, नींबू का रस भी इस्तेमाल होता है। लेकिन इनके अंदर एक विशेष, जैसे अगर हम खाद्य पदार्थों को नमक में रखते हैं, नमक के घोल में रखते हैं, तो ये क्या करते हैं, नमक का घोल उस पदार्थ का निर्जलीकरण करता है। जैसे कि आपने देखा है कि हरी मिर्च का अचार अगर डाला जाता है, नींबू उस या हरी मिर्च के अचार में नमक भर के रखा जाता है, कुछ समय के बाद आप देखेंगे जिस बर्तन में आपने मिर्चों में नमक भर के रखा था उसमें बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया। ये पानी कहाँ से आया? मिर्चों के भीतर जो पानी था ना, वो पानी बाहर निकल गया। ठीक है, एक प्रक्रिया आती है एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस। ठीक है, कोशिकाओं के भीतर पानी का जाना है, कोशिकाओं के भीतर से पानी का निकलना, आप बड़ी कक्षा में अध्ययन करेंगे। तो नमक जो है, नमक और चीनी का घोल या नींबू का रस या फिर तेल का प्रयोग हम खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने देखा है कि आम का अचार डाला जाता है, उसमें सरसों का तेल डाला जाता है। नींबू के अचार में भी आपने देखा होगा, नींबू के अचार में, नींबू का अचार खट्टा मीठा दोनों तरह का बनाया जाता है, नमक भर के भी बनाया जाता है और चीनी के घोल में भी इसको बनाया जाता है। अगले लेते हैं कुछ रासायनिक परिरक्षक। कुछ रासायनिक पदार्थ ऐसे होते हैं जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं या कम कर देते हैं या सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। इन्हें हम रासायनिक परिरक्षक कहते हैं। इसके उदाहरण हैं पोटाशियम मेटाबाइसल्फेट, और दूसरा उदाहरण इसका साइट्रिक एसिड, और तीसरा उदाहरण है सोडियम बेंजोएट। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटेड है साथियों, मैं इसको ठीक करता हूँ। सोडियम बेंजोएट यानी ये वो केमिकल रसायन हैं जिनका इस्तेमाल जो डब्बाबंद पदार्थ, खाद्य पदार्थ हैं, जैसे चिप्स आदि हैं और भुजिया के पैकेट हैं, आपने देखा उनके अंदर एक हवा भरी रहती है जो नाइट्रोजन गैस होती है। अतिरिक्त इनके भीतर मुख्यतः सोडियम बेंजोएट नाम का एक रासायनिक परिरक्षक होता है, जो उसके अंदर जो भीतर जो वसा है उसमें जीवाणुओं की वृद्धि को नहीं होने देता, और वो खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रह पाता है। लंबे समय का मतलब ये नहीं है कि अनिश्चित समय तक। जब भी किसी भी बर्तन में पैकिंग में खाद्य वस्तु पैक की जाती है तो उसके ऊपर पैकिंग की दिनांक और कब तक उसको इस्तेमाल करना है, यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट लिखी जाती है। तो सावधानी, इस बात को ध्यान रखिए। कभी कभी हम लापरवाही में क्या करते हैं कि खाद्य पदार्थ की वस्तुओं के एक्सपायरी डेट को देखते नहीं, इग्नोर कर देते हैं, जिससे हम जो फूड पॉइजनिंग, खाद्य विषाक्तन का शिकार हो सकते हैं। तो जब भी आप किसी डब्बाबंद या पैकिंग वाली वस्तु को खाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि क्या यह अभी जो निर्धारित समय सीमा है उपयोग करने के लिए उस सीमा में है या वह सीमा जा चुकी है। अगर वह जा चुकी है तो आप इसको खाने से बचें। अगला है हमारा, जो हमने अभी पढ़ा था, ये तो था सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग कैसे होते हैं, कितने प्रकार करते हैं, कैसे फैलते हैं, फिर ये जो हमारे भोजन को ख़राब करते हैं उसको फिर भोजन को ख़राब करने से कैसे बचाया जाए। अगला जो है, हमने जैसा कि बताया था, सूक्ष्म जीव हमारे मनुष्य को, पौधों को और पशुओं को अनेक प्रकार के रोग देते हैं। अभी हम जिक्र करते हैं उन कुछ रोगों का। सूक्ष्म जीव से होने वाले सामान्य पौधों के रोगों को बताइए। एक नींबू का पौधा, नींबू के पौधे का रोग है जिसको हम बोलते हैं साइट्रस कैंकर। साइट्रस कैंकर नाम का जो ये रोग है, ये एक जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया। ये देखिए, आप जैसा चित्र में देख पा रहे हैं, ये देखिए किस प्रकार से नींबू का पौधा जो है, नींबू के फल के ऊपर किस प्रकार से ये धब्बे ये हैं। ये जो बदला हुआ रंग है, इसके पत्तियों के ऊपर ये यहाँ दिखाई दे रहा है सफ़ेद, ये पत्तियों के ऊपर ये सफ़ेद सफ़ेद ये जो क्या है, जीवाणु है, जिसका प्रभाव फल के ऊपर भी। जो ये फल है, हरा फल था, इस हरे फल के साइड में यहाँ देखिए ये थोड़ा ख़राब होना शुरू हुआ, और ये पक करके जो पीले होते हैं उससे पहले ये देखो इस प्रकार से ख़राब हो जाते हैं। ये जो है नींबू का साइट्रस कैंकर नाम का रोग है। दूसरा जो पौधों का रोग है वो गेहूं की रस्ट।
गेहूं की रस्ट, रस्ट जैसे बोलते हैं लोहे को जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्ट, रस्ट का अर्थ होता है जंग। तो गेहूं की जो बालियाँ आते हैं, ये देखिए चित्र में आप देख पा रहे हैं, ये गेहूं की बाली है, इसके ऊपर ये देखो काले रंग का भूरे रंग का एक पदार्थ दिखाई दे रहा है, ये जंग है। अब जब पौधे की बाली में, गेहूं की पौधे की बाली में ये रोग हो जाएगा तो अब इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई दाना नहीं बनेगा। तो गेहूं की बाली का ये रोग है, ये एक कवक के कारण होता है। अगला जो रोग है वो भिंडी, यानी भिंडी को ओकरा भी कहते हैं। भिंडी में एयर सीड्स येलो वेल मोजेक नाम का रोग होता है, ये एक वायरस के कारण आता है। अब ये देखिए, ये भिंडी का जो भिंडी है ये सिकुड़ रही है, सिकुड़ जाएगी। आपने देखा कि आपको ऐसा लगता है जैसे भिंडी के अंदर कीड़ा लगा हुआ है, ये भिंडी सिकुड़ रही है। और अगर हम अच्छे से देख पाएँ तो इसके पत्तों के ऊपर भी एक सफ़ेद रंग का पत्ते चितके अगर हैं वो आपके बन जाएंगे, और जो ये फल है ये इसमें गुंडियाँ बन जाएंगी, ये विकसित नहीं होगा, ये जो इसका भिंडी है वो विकसित नहीं होगी। तो ये वायरस के कारण से होता है। ये तो थे पौधे के रोग। अब हम बात करते हैं मनुष्य में होने वाले रोग। विषाणुओं के द्वारा जो मनुष्य में होने वाले रोग हैं, बात सबसे पहले मैं कोरोना का नाम लूँगा, क्योंकि आज के दिन ये एक विश्व महामारी का रूप ले चुकी है। कोरोना ये विषाणु के कारण होता है, कोविड-19 विषाणु के कारण। और दूसरा है एड्स, जो HIV नामक विषाणु के कारण होता है। मम्प्स, रेबीज आदि ये सब विषाणुओं के द्वारा होने वाले रोग हैं। अतिरिक्त इसके क्षय रोग, जिसको हम TB भी बोलते हैं, कुकर खांसी जिसको बोलते हैं कुत्ते वाली खांसी, और एजा, टिटनेस आदि जो रोग होते हैं ये जीवाणु के द्वारा होते हैं। और मलेरिया नाम का रोग जो होता है ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नाम के जीवाणु के द्वारा। अगला है कवक। कवक के द्वारा जो त्वचा के ऊपर जो दाद होते हैं, चर्म रोग जितने भी हैं वो सब कवक के द्वारा होते हैं मनुष्य में। और अगर हम बात करते हैं शैवाल की, शैवाल भी रोग करती है, एक शैवाल के द्वारा होने वाला रोग है जिसे स्फेलुरोस बोलते हैं। ये रोग चाय की पत्तियों पे होता है। चाय की जो पत्तियाँ होती हैं जिससे हमारी चाय पत्ती बनती है, वो पत्तियाँ जो होती हैं वो सिकुड़ करके उसकी गुंडियाँ बन जाती हैं, और इस प्रकार से वो उपयोग के लिए सही नहीं रह पाती है। तो ये विभिन्न जीवों के, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग हैं। इनमें एक एंथ्रेक्स नाम का रोग है। इसको मैंने हाईलाइट इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये मनुष्य और जंतु दोनों में होता है। ये एक जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। एंथ्रेक्स नाम का एक जीवाणु होता है जो आदमियों को बीमार करता है, साथ साथ पशुओं को भी बीमार करता है। आगे आता है पशुओं का रोग। गाय में खुरपका या मुंह पका रोग होता है, ये विषाणु के कारण से होता है, वायरस के कारण से होता है। तो ये कुछ रोग थे जो जीवाणुओं के द्वारा हमारे में या पशुओं में या पेड़ पौधे में होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम एक बार फिर एक टॉपिक था जो हम बीच में स्किप हो गया था हमसे भूल से, वो था प्रतिरक्षी क्या होते हैं। हमने जिक्र किया था पीछे कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो शत्रु के जैसा व्यवहार करते हैं, हमारे को रोग देते हैं, और इसीलिए इनको रोगाणु भी कहते हैं। तो उसी के साथ का ये एक टॉपिक था जो गलती से रह गया बीच में। प्रतिरक्षी क्या होते हैं? प्रतिरक्षी जो होते हैं वो गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होती हैं। यानी जैसे आपने कक्षा 7 में पढ़ा ना, भोजन के घटक, भोजन के विभिन्न घटक हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। ठीक उसी प्रकार की एक प्रोटीन जो होती है, एक प्रोटीन होती है गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन, ये प्रतिरक्षी प्रोटीन होती है। यानी जब कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा शरीर उस रोगाणु को नष्ट करने के लिए प्रतिरक्षी बनाता है, ये प्रोटीन बनाता है। यानी ये जो प्रतिरक्षी यानी गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है, ये प्रोटीन ही प्रतिरक्षी है। यानी एक तरह से ये हमारे शरीर के सैनिक हैं। जिस प्रकार सैनिक देश की रक्षा करते हैं शत्रुओं से, उसी प्रकार हमारे शरीर में रोगों से हमारी रक्षा करते हैं प्रतिरक्षी। इसे हम अंग्रेजी में एंटीबॉडी भी कहते हैं। एंटीबॉडी एक सेकंड रुकिए, इसे अंग्रेजी में एंटीबॉडी कहते हैं। शिशु या बच्चों के शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोगकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए टीका लगाया जाता है, जो हैजा रोग, क्षय रोग, पोलियो, हेपेटाइटिस और चेचक, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स आदि बीमारियों को होने से रोकता है। इसे टीका या वैक्सीन कहते हैं।
आपने देखा ना कि कभी कभी आपको टीवी पर आप कार्यक्रम देखते हैं या समाचार पत्रों के माध्यम से बार बार कहा जाता है कि जो गर्भवती माताएं हैं वो और छोटे नवजात शिशु की जो माताएं हैं वो अपने बच्चों को समय समय पर टीके लगवाएं, यानी टीकाकरण अभियान होता है। ये टीकाकरण क्या होता है? शिशु और बच्चों के शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न करने के लिए रोग कारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए लगाया जाता है। इसको टीकाकरण या वैक्सीन कहते हैं। जिससे सुनिश्चित हो जाता है कि जिस बच्चे को ये जो टीके लगाए गए हैं भविष्य में उनको वो जिस भी बीमारी का जो टीका लगाया गया है या वैक्सीन दी गई है वह बीमारी नहीं। जैसे मान लीजिए आपको छोटे बच्चों को क्या दिया जाता है? पोलियो की दो बूंद जिंदगी की एक पोलियो की जो दवा है, वैक्सीन है, वह मुख के द्वारा दी जाती है। बाकी पोलियो की अतिरिक्त जो दूसरी दो दवाएँ हैं उनके टीके लगते हैं, जैसे BCG का टीका और जैसे हेपेटाइटिस का टीका और गलघोटू का टीका। ये सारे किस प्रकार काम करते हैं? अभी हम बात करते हैं वैक्सीन की। वैक्सीन किसे कहते हैं? वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन में आमतौर पर जो वैक्सीन एक एजेंट होता है जो रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव के समान होता है। यह अक्सर रोगाणु, जिसको हम माइक्रोब भी कहते हैं, के कमज़ोर या मरे हुए रूपों से बनता है और हमारी ज़रूरत के अनुसार शरीर में प्रवेश करवाया जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि टीके हमें स्वस्थ रखने और संक्रमणों से बचाने में मददगार होते हैं। यानी एक मैं बात बता रहा हूँ, जैसे कि युद्ध होने से पहले सैनिक युद्ध अभ्यास करते हैं, ये कुछ ऐसा ही है। जब हमारे शरीर में कोई क्रियाशील रोगाणु प्रवेश करता है तो वो अधिक क्रियाशील होने के कारण हमारे शरीर के अंदर अधिक तेज़ी से वृद्धि करते हुए हमें रोगी बना सकता है और हम बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन यदि हम अस्वस्थ होने से पहले, जब हम स्वस्थ होते हैं, अगर हमारे शरीर में रोग पैदा करने वाले उस रोगाणु की मृत कोशिकाएं या बहुत कमज़ोर वह रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करवाया जाता है टीके के द्वारा, तो जब ये शरीर में प्रवेश करेगा तो हमारे शरीर की जो रक्षा प्रणाली है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वह सक्रिय होगी, जिससे वो क्या करेगी? उस रोगाणु के को नष्ट करने के लिए एंटीबॉडी यानी प्रतिजैविक बनाना शुरू कर देगी, प्रतिरक्षी बनाना शुरू करेगी और वह रोग का जो कारक था, जो एजेंट था, जो टीके के माध्यम से शरीर में प्रवेश करवाया गया था, क्योंकि वो कमज़ोर था, तो इसीलिए क्या हुआ कि हमारे प्रतिरक्षी तंत्र ने, प्रतिरक्षी प्रणाली ने क्या किया? एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी बनाए और उन्होंने उन कमज़ोर को नष्ट कर दिया। अब हमारे शरीर को, जो हमारे शरीर के जो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली है, इसको पता चल गया कि अगर इस प्रकार का जीवाणु रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उसको किस प्रकार से निपटना है। तो आगे से अगर वह जीवाणु प्रवेश करता है सक्रिय रूप में भी, तो हमारा शरीर उसको नष्ट करने के लिए एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी बनाना सीख चुका है। तो इस प्रकार से वह रोग हमें दोबारा नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसको एक एजेंट कहा जाए, यानी रोगाणु का एक एजेंट बोला जाए तो गलत नहीं होगा। टीके शरीर के अंदर प्रतिरक्षा या शक्ति प्रदान करते हैं, जिसका अर्थ यह है कि हमारे शरीर को सूक्ष्म जीवों या किसी भी संक्रमण के लिए प्रतिरोधी बनाते हैं। यानी जब हमारा शरीर जान गया कि ये अगर रोगाणु शरीर के भीतर प्रवेश करेगा तो उसको कैसे नष्ट करना है, तो यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या है? टीकाकरण या वैक्सीकरण क्या है? एक तरह से हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधी बनाता है। और टीके की खोज किसने की थी? ये जो वैक्सीन थी, वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने की थी। यानी जो टीके का प्रचलन हुआ, भाई जब रोगी ही नहीं है कोई व्यक्ति, इसको पहले से ही आगे उसमें भविष्य में किसी प्रकार का वह रोग नहीं हो, उससे पहले से ही रोगाणुओं की एक डोज दी जाती है। ये टीकाकरण या वैक्सीकरण होता है। यह जो प्रक्रिया है इसकी खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, और एडवर्ड जेनर ने ही चेचक के टीके की खोज की थी 1798 में। तो टीकाकरण या वैक्सीनेशन या वैक्सीनीकरण ये सब एक ही बात है। और टीकाकरण से बच्चों को बीमारी से बताया जाता है, यानी ये बच्चों को बीमारी से बचने में मदद करता है। और किन किन बीमारियों के लिए टीकाकरण होता है? तपेदिक, पोलियो, चेचक, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस आदि बीमारियों के लिए टीकाकरण होता है। अब हम बात करते इस पाठ के लास्ट टॉपिक की, नाइट्रोजन चक्कर। नाइट्रोजन चक्कर क्या है, इसको समझाइए। जब मृत जंतुओं एवं पादपों का अपघटन होता है
तब उनमें उपस्थित जो नाइट्रोजन गैस है वह मुक्त होकर वायुमंडल में चली जाती है। यही नाइट्रोजन पादपों द्वारा फिर ग्रहण की जाती है। इस प्रकार प्रकृति में यह चक्र निरंतर चलता रहता है। इससे वायु में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रहती है, यानी वायु में नाइट्रोजन की जो मात्रा वो कितनी है, 78% है, 78% है। तो वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन का उपयोग यौगिकों में बदलकर संजीवों में पहुंचता है तथा पुनः नाइट्रोजन के रूप में मुक्त होकर वायुमंडल में मिलता रहता है। यानी प्रकृति और जीवों के बीच नाइट्रोजन का आदान प्रदान होता रहता है। एक चित्र के द्वारा मैं आपको दर्शाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिए ये नाइट्रोजन चक्र दिखाया गया है। सबसे पहले हम ऊपर बात करते हैं। ऊपर यहाँ ये दिखाया गया वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो स्थिर है 78%। यहाँ से जो ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे सेलों द्वारा स्थिरीकरण होता है। मैंने बताया था राइजोबियम नाम के जैसे जीवाणु हैं वो करते हैं। ये जीवाणु द्वारा स्थिर होकर नाइट्रेट में बदल जाता है। नाइट्रोजन यौगिक ये मिट्टी में उपस्थित होकर के जो नाइट्रोजन के यौगिक बन गए, इनको कौन लेता है, इनको ले लेगा ये। इसको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे एक बार मुझे समझाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा पेन का। देखिए अभी हमने आपको दिखाया था कि ऊपर जो वायुमंडलीय 78% नाइट्रोजन थी, ये 78% नाइट्रोजन कहाँ से आई, वायुमंडल से जो जीवाणु हैं जैसे राइजोबियम फलीदार पौधों के जड़ों में पाया जाता है, वो इसको किस में बदलते हैं, नाइट्रेट के अंदर। ये नाइट्रेट कहाँ पे है, भूमि में। और भूमि में नाइट्रेट का इस्तेमाल कौन करते हैं, पौधे जड़ों के द्वारा इसका अवशोषण करते हैं। और पौधों में क्या बनता है, इसकी प्रोटीन। नाइट्रोजन प्रोटीन का एक घटक है, मतलब एक तत्व है। जो प्रोटीन भी, जितने भी प्रोटीन है उनमें क्या आता है, नाइट्रोजन होती है। अन्य जो पदार्थ हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, भोजन से जो पेड़ पौधे से प्राप्त हैं, उनमें नाइट्रोजन मिल सकती है। उस खाद्य पदार्थों का, भोजन की प्रोटीन, पौधों से प्राप्त प्रोटीन का इस्तेमाल कौन करते हैं, पेड़ पौधे जो करते हैं। तो उनके शरीर के अंदर पाचन जब होता है तो उत्सर्जन नामक क्रिया के द्वारा जो ये नाइट्रोजन है वो बाहर निकलते हैं। जैसे जीव पेशाब करते हैं, जितने भी जंतु हैं वो जब मूत्र विसर्जन करते हैं तो मूत्र में क्या आता है, अमोनिया क्या आता है, NH2CO NH2। यानी इसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। यानी ये नाइट्रोजन वापस कहाँ पे आई, भूमि में, क्योंकि जब वो पेशाब करेंगे वो कहीं ना कहीं धरती पे ही गिरेगा और ये वापस कहाँ पे आ गया, धरती में आ गया। यानी ये सब यूँ चलता रहता है, किसके बीच में, पौधे और जंतुओं के बीच में। अब वायुमंडल से जो आई नाइट्रोजन वो कहाँ आ गई, वो आकर के भूमि में मिल गई, सूक्ष्म जीवों के द्वारा भूमि में मिल गई। लेकिन ये यहीं रह करके पौधों से जंतुओं से फिर पौधों में ये चलती रहेगी। ठीक है, अब ये वायुमंडल में कैसे जाएगी, सुनिए मैं बताता हूँ। ये पौधे मरेंगे, ये पौधे क्या होंगे, मरेंगे। मैंने बताया था ना, जो कवक है, कुछ प्रकार के जीवाणु हैं जो जिनके अंदर सेप्रोफिटिक यानी मृत जीवी पोषण होता है। ये जो जंतु या पेड़ पौधे मर जाएंगे, ठीक है, यानी जैसे पेड़ पौधे की पत्तियां हैं वो टूट जाएंगी, टूट के अलग होगी, अपघटित। तो ये जीवाणु उसको क्या करें, अपघटन करेंगे। जीवाणु जैसे जीव मर गया, कुत्ता बिल्ली आदि हैं जो जंगलों में जो जीव हैं मर जाते हैं, वो सड़ते गलते हैं। तो उनमें जो नाइट्रोजन होती है, जो इन्होंने कहाँ से ली थी, पौधों के विभिन्न खाद्य पदार्थों से प्राप्त, वो वापिस अब कहाँ चली जाएगी, जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन यौगीकरण गैस वापस नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाती है। यानी अगर हम बात करें, जैसा कि हमारा पाठ था, नाइट्रोजन चक्र को स्थापित करने में, यानी शुरू में और अंत में कौन है, सिर्फ सूक्ष्म जीव। प्रारंभ में जो वायुमंडल में उपस्थित 78% नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नाइट्रेट में कौन करता है, जीवाणु। ये पौधे में आता है और बीच की प्रक्रिया में पौधे और जंतुओं के बीच में इसका आदान प्रदान होता रहता है। और जब पौधे और जंतु नष्ट होते हैं तो उनको मरे हुए पेड़ पौधे या जंतुओं को वापस यही सूक्ष्म जीव, दूसरे प्रकार के सूक्ष्म जीव किस में कन्वर्ट कर देंगे, नाइट्रोजन में। यानी जो नाइट्रोजन चक्र का बनाए रखना, ये भी किसका कार्य हो गया, सूक्ष्म जीवों का। दिस इज़ ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच। अभी ये आज का वीडियो यहीं पूरा करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। इसका पार्ट 3 हम लेकर के जल्दी ही आएंगे
और जिसमें आपके लिए इस आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए जितने भी प्रश्न हैं उनको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा बड़ी सरलता के साथ, जो कि बहुत छोटा वीडियो होगा। तो आई होप यू विल बी वेटिंग फॉर दैट। और चलते चलते मैं आपसे फिर एक बार सभी दर्शकों से, विद्यार्थियों से आग्रह करूँगा कि आप अपने मोबाइल के यूट्यूब ऐप में जा करके लॉगिन कीजिए, साइन इन कीजिए और वहाँ पर आप अत्रे एकेडमी को सर्च करके उस पर सब्सक्राइब बटन को दबाने पर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी PDF फाइल इस पाठ की आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके दिए हुए लिंक से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना